नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 8 मुग़ल वंश चल रहा था। दोस्तों, मुग़ल वंश में दोस्तों अब तक हम लोगों ने भाग 8 तक कंप्लीट कर लिया है और आज जो है दोस्तों हमारा भाग 9 बनेगा। ठीक है, तो भाग 9 में दोस्तों हमारा आज जो है, हम लोग लास्ट क्लास में वीडियो लंबा होने के कारण यहीं पर हम लोग रोक दिए थे। 5वां पॉइंट उद्योग और धंधे, तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना दोस्तों आप लोग नहीं भूलिएगा। ओके, और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में बहुत स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाकर अपने प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x या तो 2.0x कर लीजिए, ताकि आपको आपके अनुसार मेरी वॉइस मिल सके। ओके, और प्लीज़ ये एक ऑडियो बुक है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और अगर जो भी इस वीडियो में मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो प्लीज़ उसे मुझे क्षमा करिएगा दिल से दोस्तों। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल वंश में भाग 9 हमारा पॉइंट है उद्योग एवं धंधे। 18वीं सदी में भारत का प्रमुख उद्योग कपास, रेशम व ऊन की बुनाई था। इस समय बंगाल, मदुरा, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और लखनऊ सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र थे। पंजाब और कश्मीर ऊनी वस्त्रों व शालों के लिए प्रसिद्ध थे। बनारस, अहमदाबाद, पूना, नासिक व तंजौर तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। हिमाचल प्रदेश की सुकेत मंडी तांबे के लिए प्रसिद्ध थी। मुग़ल काल में सूती वस्त्र उद्योग सबसे विकसित अवस्था में था तथा विदेशों में भारतीय सूती वस्त्र की बहुत मांग थी। भारत में सर्वाधिक निर्यात सूती वस्त्र का ही होता था। भारतीय सूती कपड़े को केलिको कहा जाता था। कपास मुख्यतः खानदेश एवं बंगाल में होती थी। आगे, रेशमी वस्त्रों को पटोला कहते थे। रेशम उद्योग के केंद्र ढाका, कश्मीर, आगरा, लाहौर व दिल्ली थे। इसके बावजूद रेशमी वस्त्रों का आयात होता था। ढाका का मलमल, आबेरवा, शबनम एवं गंगा जल कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? गंगा जल। अहमदाबाद पटोला, रेशम एवं अवध का खैराबाद सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर ने अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग प्रारंभ किया। इत्र यानी अस्मत बेगम द्वारा आविष्कृत। अस्मत बेगम दोस्तों कौन थी? ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। तो जो लोग ये वीडियो मन से देख रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों को हिंट देता हूँ, इन्होंने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था, अस्मत बेगम। ठीक है, आगे, उद्योग सुगंधित तेल आदि वस्तुओं का उत्पादन जौनपुर व गुजरात में होता था। ठीक है, इत्र उद्योग सुगंधित तेल आदि वस्तुओं का उत्पादन जो है वो जौनपुर व गुजरात में होता था। गुड़ व चीनी बनाने का उद्योग बंगाल, गुजरात और पंजाब में था। खान का कोयला प्राप्त न होने के कारण अच्छे इस्पात का निर्माण भारत में नहीं हो पाता था। सोरा कोरोमंडल तट पर एवं बिहार में उत्पादित किया जाता था। आगरा, मुल्तान, फतेहपुर व जौनपुर कालीन बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल एवं गुजरात में कागज उद्योग प्रचलित था। समी, सादा एवं रेशमी कागजों के प्रकार हैं। आगे है दोस्तों, नमक उत्पादन सांभर झील एवं शमशाबाद लाहौर में होता था।
बीदर बर्तनों पर चांदी की सुंदर जड़ाऊ एवं तंजौर धातु जड़ाई कला का प्रसिद्ध केंद्र था। लाहौर हस्तशिल्प का केंद्र था। बंगाल कांसा उद्योग का प्रमुख केंद्र था। मेवाड़ एवं सियालकोट में तोड़दार बंदूकें यानी मस्कट या तफंग एवं कालिंजर, बनारस, लाहौर, गोलकुंडा, गुजरात में तलवारें निर्मित होती थीं। ठीक है, आगे एक सेकेंड दोस्तों, निर्मित होती थी। आगे है हमारा यहीं से। हाँ, मुग़ल कारखानों को बयूतात कहा जाता था, जो अरबी भाषा के बैत से बना है। यह कारखाने राज परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति उचित मूल्य पर करते थे, लेकिन सामान्य जन की नहीं। मीर ए सामा कारखाना विभाग का प्रमुख होता था तथा दीवाने बयूतात को कारखानों का वित्तीय उत्तरदायित्व दिया जाता था। कारखाने कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते एवं विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन करते थे। इन कारखानों में निर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक सम्मान सूचक वस्त्र खिलअत थी, जो मुग़ल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी। नंबर 6 पॉइंट है दोस्तों हमारा, व्यापार व वाणिज्य। मुग़ल काल में थोक व्यापारी सेठ, बोहरा व मोदी कहलाते थे, जबकि खुदरा व्यापारी वणिक कहलाते थे। मुग़लकालीन अर्थव्यवस्था मुद्रा पद्धति पर आधारित थी, जिसमें हुंडी, बीमा एवं बैंकिंग आदि वाणिज्य पद्धतियाँ प्रचलित थीं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए हुंडी द्वारा भेजे जाते थे। हुंडी क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। हुंडी एक साख पत्र होती थी, जिसकी एक विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी। बट्टे या छूट की दर को आंट कहा जाता था। आगे, हुंडी का प्रचलन भारतीयों द्वारा किया गया था, जिसका उल्लेख अबुल फजल एवं सुजान राय भंडारी ने किया है। 2 प्रकार की हुंडी प्रचलित थीं। पहला दर्शनी, यह 2 प्रकार की थी, सहजोग एवं धनी जोग। दूसरा मुद्दती यानी मियादी, यह 4 प्रकार की थी, जोखमी जोग, फरमान जोग, वाड़ी जोग एवं सहजोग हुंडी। ठीक है, आगे, हुंडी पर 2% कटौती यानी विनिमय दर का उल्लेख ट्रेवेनियर ने किया है। औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों से 5% व मुस्लिम व्यापारियों से 2.5% चुंगी ली जाती थी। आगे, मुग़लकालीन बीमा प्रणाली का मुख्य स्रोत सुजान राय भंडारी की खुलासात उत तवारिख है। पश्चिम एशिया में स्थित मोचा को मुग़लों का स्वर्णगार माना जाता था। अल्पो यानी सीरिया भारतीय माल का ऐसा बाजार था जिसे लघु भारत की संज्ञा दी गई है। अल्पो, ठीक है। मुग़ल काल के प्रमुख व्यापारी, आइए देख लेते हैं मुग़ल काल के प्रमुख व्यापारी। सूरत में वीर जी बोहरा, अब्दुल गफ़ूर अहमद चैलाबी, गोलकुंडा में मीर जुमला तथा कोरोमंडल में मलय चेट्टी, काशी वीरन्ना सुनका राम चेट्टी प्रमुख व्यापारी थे। सूरत का वीर जी बोहरा अपने समय का विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति था। ठीक है, वीर जी बोहरा ने 1639 ईस्वी में शाहजहाँ से मिलकर सूरत के गवर्नर, कौन भाई, सूरत के गवर्नर वीर जी बोहरा, नाम याद रखना सब लोग।
सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों की जानकारी दी। ठीक है, किसके दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। शाहजहाँ से मिलकर सूरत के गवर्नर के दुष्कर्मों की जानकारी दी थी। आगे, वीरजी बोहरा का मंगा व्यापार पर एकाधिकार था। अंग्रेज भी वीरजी बोहरा के जरिए माल खरीदते थे। वीरजी बोहरा ने अपने व्यापार की शुरुआत एक थोक व्यापारी के रूप में की थी। अब्दुल गफूर का व्यापार संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के बराबर था। बाप रे बाप। डच वान ल्यूर ने सामुद्रिक व्यापार में लगे भारतीय व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है। डच वान ल्यूर ने सामुद्रिक व्यापार में लगे व्यापारियों को फेरी वालों की संज्ञा दी है। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ का साहूकार हीरा चंद साहू प्रसिद्ध था। वह आमेर से बिहार में राजा मान सिंह के साथ आ गया था। उसका पुत्र मानिक चंद जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध था। मानिक चंद बंगाल के मुर्शिद कुली खां का साहूकार था। मुगल काल में अमीर वर्ग भी व्यापार करता था। मीर जुमला व शाइस्ता खां इसके उदाहरण हैं। मीर जुमला के पास जहाजी बेड़ा भी था। अमीर अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी से में व्यापार करते थे। मुगल काल में निर्यात होने वाली वस्तुओं में नील, सोरा, अफीम व सूती वस्त्र प्रमुख थे। अंग्रेज व डच व्यापारी सोरे का निर्यात करते थे। सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट पर व बिहार में उत्पन्न होता था। आयातित वस्तुओं में सोना, चांदी, घोड़ा व कच्चा रेशम थे। इनमें घोड़ा सबसे प्रमुख था। बर्नियर ने लिखा है कि विश्व के प्रत्येक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी अंत में भारत में दफन हो जाता था, जो कि सोने चांदी का तहखाना है। आंतरिक व्यापार में बंजारों की विशेष भूमिका थी। दक्षिण भारत में इन हिंदू व्यापारियों को कोलिंग या कोलिंगो कहा जाता था। दक्षिण में अरब एवं मुस्लिम व्यापारियों को मूरो कहा जाता था। बक्काल अनाज व्यापारी थे। बंगाल के व्यापारी गंधबनिक, कोरोमंडल तट के व्यापारी चेट्टियार तथा मालाबार के व्यापारी चूलिया एवं मापिल्ला कहलाते थे। मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह। सिंध में लाहरी बंदर, गुजरात में सूरत, बड़ौच एवं खंबात, महाराष्ट्र में बसई, चौल, दाभोल एवं गोवा, कर्नाटक में भटकल, केरल के क्षेत्र में कालीकट एवं कोची तथा पूर्वी समुद्र तट पर आंध्रा क्षेत्र में मसूलीपट्टनम व बंगाल में सतगांव, श्रीपुर, चटगांव, हुगली तथा सोनारगांव प्रमुख मुगलकालीन बंदरगाहें थीं। अल्बुकर्क के अनुसार गुजरातियों को अन्य राष्ट्र के लोगों की अपेक्षा जहाजरानी का अधिक ज्ञान था। तट वाले थे तो हो गए। मुगल काल के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को बाबुल ए मक्का कहा जाता था। रांदेर यानी गुजरात बंदरगाह ताप्ती के दक्षिणी तट पर था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नंबर 7वां पॉइंट दोस्तों, मुगल काल में नगरीकरण देख लेते हैं। वाणिज्यीकरण हो गया, नगरीकरण। 16वीं से 17वीं सदी में मुगल काल में 15% जनसंख्या शहरी एवं 85%
ग्रामीण थी। मुगल काल में बड़े बड़े नगरों का निर्माण हुआ, इसीलिए मुगल काल को शहरीकरण का स्वर्ण युग कहा गया है। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा देता है। आगरा, फतेहपुर, बनारस, पटना, हुगली, बुरहानपुर, अहमदाबाद आदि बड़े समृद्धशाली नगर थे। जहांगीर ने अहमदाबाद को गर्दाबाद एवं जहन्नुमाबाद कहकर इसके महत्व को नकार दिया। अकबर ने लाहौर में 1000 कारखानों का निर्माण करवाया था। अकबर ने चमड़ा एवं चूना उद्योग में कार्यरत कारीगरों को करों में छूट प्रदान की। मीरात-ए-अहमदी से ज्ञात होता है कि औरंगजेब ने कारीगरों पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के करों एवं लाइसेंस कर को समाप्त कर दिया। फादर मोंसरेट ने मुगलकालीन शहरों पर लिखा, शहर दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी व्ययता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा मुगलकालीन न्याय व्यवस्था। आइए इसको देखते हैं। हाँ, तो हम कहाँ थे? यहीं मुगलकालीन न्याय व्यवस्था, ये हम लोगों को देखना है। ठीक, चलिए। बादशाह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। मुख्य काजी के निर्णयों के खिलाफ भी बादशाह की अदालत में अपील की जा सकती थी, यानी कि उस समय का सुप्रीम कोर्ट होता था दोस्तों। ठीक है। मुख्य काजी मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। मुफ्ती कुरान के अनुसार कानून की व्यवस्था करते थे। अकबर ने हिंदू पंडितों को हिंदू मुकदमों का निर्णय करने के लिए नियुक्त किया। आगे जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदू मुकदमों का निर्णय करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किया। औरंगजेब ने कानून की पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी का संकलन करवाया। फतवा पढ़ते थे। औरंगजेब ने धर्मनिरपेक्ष राजकीय आदेशों यानी जवाबित को जवाबित-ए-आलमगीरी में संकलित कराया है। अकबर ने न्याय के लिए बृहस्पतिवार, जहांगीर ने मंगलवार और शाहजहां तथा औरंगजेब ने बुधवार का दिन निश्चित किया, लेकिन मुख्यतः बुधवार का दिन ही बादशाह के न्याय का दिन माना जाता था। 1585 ईस्वी में अकबर ने एक स्थायी न्यायिक समिति नियुक्त की। इसके 4 सदस्य थे, राजा बीरबल, हकीम हमाम, शमशेर खां कोतवाल और कासिम खां। स्थानीय अदालतों में काजी, मुफ्ती और मीर-ए-अदल नामक अधिकारी होते थे। मीर-अदल नामक अधिकारी प्रथम बार अकबर के काल में नियुक्त हुआ। मीर-अदल तथ्यों की छानबीन कर काजी के सम्मुख रखता था, जिसके आधार पर काजी निर्णय करता था। न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार जहांगीर एवं शाहजहां ने दिया। आगे मुगल सेना देख लेते हैं दोस्तों। मुगल सेना विभिन्न प्रजातियों ईरानी, तुरानी, अफ़गान, तुर्क, मंगोल, उज़्बेक, भारतीय मुस्लिम, मराठों आदि का मिश्रण थी। बाबर की सेना का गठन मंगोल व तैमूरी परंपरा पर आधारित था। मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर आधारित था। ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। मुगल सेना का गठन जो है दोस्तों वह दशमलव पद्धति पर आधारित था। सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद जो है खान-ए-जमान था। इसके पश्चात खान-ए-खाना था। आगे
मुगल सेना पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हस्ती सेना, नौसेना में विभाजित थी। साहिब ए तौजही सैनिक लेखों का प्रभारी था। अकबर के समय सशस्त्र परिचर यानी सैनिक ताबीनान कहलाते थे। सैनिक ताबीनान कहलाते थे। मुगल सेना में 4 तरह के सैनिक होते थे। पहला अहदी सैनिक, दूसरा दाखिली सैनिक, तीसरा मनसबदार के सैनिक, चौथा अधीनस्थ राजाओं के सैनिक। ठीक है, अधीनस्थ राजाओं के सैनिक। आगे अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे। इनको वेतन व साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था। इनको राज्य की ओर से भर्ती किया जाता था। यह बादशाह के अंगरक्षक यानी वालाशाही भी होते थे। आगे दोस्तों दाखिली सैनिक, ये भी बादशाह की ओर से भर्ती होते थे, किंतु इन्हें मनसबदारों के नियंत्रण में रखा जाता था। इन्हें वेतन मनसबदारों की ओर से मिलता था। आगे है पैदल सेना में 2 तरह के सैनिक होते थे। पहला अहसाम सैनिक, ये बंदूक व तलवार चलाने में निपुण होते थे। अहसाम सैनिक। दूसरा सेहबंदी सैनिक, ये सैनिक अस्थायी रूप से लिए जाते थे व मालगुजारी वसूल करने में मदद करते थे एवं रसद सामग्री की व्यवस्था करते थे। सेहबंदी सैनिक। आगे है दोस्तों घुड़सवार सेना, जिसे हम रिसाला भी कहते हैं, में 2 प्रकार के सैनिक होते थे। रिसाला में कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सैनिक होते थे। पहला बारगीर, दूसरा सीलेदार। बारगीर, इनको घोड़ों व सारा सामान राज्य की ओर से मिलता था। दूसरा सीलेदार, इन्हें घोड़े व साजो सामान की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ती थी। इनका वेतन जो है बारगीर से ज़्यादा होता था। आगे घोड़ों की संख्या के अनुसार घुड़सवारों के प्रकार। पहला दुअस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे दुअस्पा कहलाते थे। दूसरा सीअस्पा, वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे सीअस्पा कहलाते थे। तीसरा यकस्पा, वह घुड़सवार जिसके पास केवल 1 घोड़ा होता था। चौथा निम्न अस्पा, 2 सैनिकों के बीच 1 घोड़ा होता था, निम्न अस्पा होता था। अबुल फजल ने मुजन्ना तुर्की, याबू, ताजी, जंगला घोड़ों की नस्ल का उल्लेख किया है। अबुल फजल ने मुजन्ना तुर्की, याबू, ताजी, जंगला घोड़ों की नस्ल का उल्लेख किया है। वे घुड़सवार जिन्हें युद्ध के समय मनसबदारों की सहायता के लिए भेजा जाता था, वे कुमकी कहलाते थे। अकबर ने 1574 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा शुरू की, जिसे हम तसहीहा यानी चेहरा प्रथा कहा जाता था। अकबर ने देहबिस्ती यानी 10 बीसी व्यवस्था का नियम बनाया, जिसके अनुसार प्रत्येक सैनिक को 2 घोड़े रखने अनिवार्य थे। तोपखाना देख लेते हैं। मुगल तोपखाने की शुरुआत बाबर ने की, इसी के कारण तो वो भारत में टिक पाया। भारत में मुगलों ने भेरा के किले को जीतने में 1519 ईस्वी में सर्वप्रथम तोपखाने यानी बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने उस्ताद अली, उसका मित्र भी था, वह मुस्तफ़ा खां नामक तुर्की तोपचियों की मदद से तोपखाना तैयार किया। रूमी खां यानी मुस्तफ़ा खां, जो उस्ताद तोपची के नाम से प्रसिद्ध था, हुमायूं के तोपखाने में था। भारी तोपखानों
भारी तोपों को जिनसी तोप तथा हल्की तोपों को दस्ती तोप कहते थे। याद रखिएगा, तोप का नाम है। जो भारी तोप होता था उसको जिनसी तोप और जो हल्का होता था उसको दस्ती तोप कहते थे। अकबर ने युद्ध में उपयोग की दृष्टि से हल्की तोप भी बनवाई जो हाथी व घोड़ों पर लाद कर ले जाई जा सकती थीं। हाथी की पीठ पर लाद कर ले जाने वाले तोपखाने को गजनाल व ऊँटों की पीठ पर ले जाने वाले हल्के तोपखाने को सूतरनाल, लोगों की पीठ पर ले जाए जाने वाले हल्के तोपखाना को नार नाल व पहियों वाले वाहनों पर लदा तोपखाना अर्राब कहलाता था। ठीक है, ये दोस्तों नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। गज नाल तो भाई आप लोग बहुत आराम से याद कर लेंगे। गज मतलब हाथी भी होता है। सूतर नाल याद रखिएगा, जो ऊँट के पीठ पर लाद के ले जाते थे, और जो लोगों के पीठ पर लाते तो नर मतलब तो जानती है, तो बस उसी हिसाब से याद कर लीजिएगा। नर मतलब नर तो भाई पुरुष को ही बोलते हैं ना, मेल फीमेल, मेल को नर, तो नार नाल समझ जाइएगा। जानवर को भी तो नर मादा बोला जाता है, बट एक तरीके से ये लोगों में याद रखिएगा, नर मतलब आदमी ही लोग ले जाएंगे ना, तो नार नाल समझ जाइएगा। और जो पहियों और वाहनों पर ले जाता है तो अर्राब था, अर्राब कहलाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों, अकबर ने तोपों की नाल को साफ करने की मशीन यरदू बनवाई थी। आगे है, कबीर एवं हुसैन अकबर के तोपची एवं बंदूकची थे। फिदाई खां औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख था। औरंगजेब ने तोपची केवल कन्नौज से भर्ती किए। गोलकुंडा किले में औरंगजेब की तोप फतेह रहब रखी हुई है। आगे, मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी मीर आतिश कहलाता था। अकबर ने हस्ती सेना हेतु पिलखाना नामक अलग विभाग संगठित किया। हाथियों के संगठित समूह को हल्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हल्का। आगे, मुगल काल में कोई सुव्यवस्थित नौसेना नहीं थी। गुजरात विजय के बाद अकबर ने मीर ए बहर नामक अधिकारी के अधीन नवाड़ा नामक विभाग बनाया जो नाव व छोटे जहाज़ों को रखता था। एक सेकंड दोस्तों, मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा घर से बाहर जो है थोड़ा साउंड आ रहा है। ठीक है, हालांकि कोई गलत साउंड नहीं आ रहा है। वो अब रोज़ा रमज़ान का समय चल रहा है, तो भाई लोगों को जगाने के लिए वो लोग अपना जो भी कार्यक्रम करते हैं वही है। हालांकि ठीक है, चलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा आप लोग। आगे कहाँ थे हम लोग? नगाड़ा नामक विभाग बनाया जो नाव व छोटे जहाज़ों को रखता था ना, जो नाव व छोटे जहाज़ों को रखता था। आगे एक सेकेंड, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं। आगे है, व्यापारिक जहाज़ पर नियुक्त वह व्यक्ति जो दिशाओं को पहचानता व मौलिम कहलाता था। शाही एवं गुंजावर शाहजहां द्वारा निर्मित जहाज़ थे। लाहौर, कश्मीर, इलाहाबाद, बंगाल, मुल्तान, चटगांव, पुलिकट, गोवा जहाज़ निर्माण के केंद्र थे। औरंगजेब ने पश्चिम तट पर जंजीरा के सिद्दियों तथा मोपलाओं की मदद से शक्तिशाली नौसेना तैयार की। इसमें मीर जुमला व शाइस्ता खां ने भी मदद दी। आगे, खिदमतिया अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे।
जिन्हें शाही महल के आसपास सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता था। शुक्र नीति में बारूद के उपयोग की जानकारी है। मुतालिबा मुग़लों के अधीन जब कोई अमीर यानी उमरा किसी युद्ध में भेजा जाता था तो राजा के खजाने से उस अमीर को अग्रिम धनराशि कर्ज के रूप में दी जाती थी, जिसे बाद में उसे जागीर की आय से चुकाना होता था। आगे है जागीर की आय से चुकाना होता था। आगे है दोस्तों हमारा पॉइंट मनसबदारी व्यवस्था। आइए इसको देख लेते हैं। मनसब शब्द का अरबी भाषा में अर्थ होता है पद या श्रेणी। अतः मनसबदार का अर्थ है पद धारण करने वाला अधिकारी। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय से मुग़ल सैनिक व्यवस्था व असैनिक यानी नागरिक प्रशासन का मूल आधार बन गई। यह मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। चंगेज खां ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। मनसबदारी का सुझाव सर्वप्रथम खलीफा अब्बा सईद ने दिया था। भारत में मध्य एशिया से प्रभावित मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष 1575 ईस्वी में शुरू की थी। मुग़लकालीन सरकारी कुलीन वर्ग मनसबदार कहलाते थे। मनसबदारी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन जो है दोस्तों वह मोरलैंड एवं अब्दुल अजीज ने किया। जहांगीर के काल में आने वाले दुजैरिक 2941 मनसबदारों की सूची देता है। मतलब 2941 मनसबदारों की सूची देता है। मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। मनसब आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदार की मृत्यु या पद से हटाने पर ये स्वतः समाप्त हो जाते थे। आगे किसी मनसबदार को नियुक्त करने की याचिका तजवीज़ कहलाती थी। मनसबदारों को मुख्यतः वेतन जागीर के रूप में मिलता था। नगद वेतन प्राप्त करने वाले मनसबदार नगदी कहलाते थे। प्रत्येक जागीरदार प्राथमिक रूप से मनसबदार था, किंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था। कुछ मनसबदारों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन दिया जाता था। आगे राजधानी में नियुक्त मनसबदारों को हाजिर रकाब तथा प्रांतों में नियुक्त मनसबदारों को तैनातियान या सूबाजात कहा जाता था। मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 कटौती अमीर राजपूत वर्ग से जुड़ी हुई थी। अकबर ने समस्त राजपत्रित अधिकारियों को 66 श्रेणियों में बांटा, परंतु वास्तव में 33 श्रेणियां ही थीं। अबुल फजल ने भी 33 श्रेणियों का ही उल्लेख किया है। इरविन ने मनसबदारी व्यवस्था पर शोध करके कहा है कि मनसब से अधिकारियों की श्रेणी वेतन व दरबार में अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति का पता चलता था। मनसबदार मीर बख्शी के अधीन होते थे तथा उनका परिचय भी बादशाह से मीर बख्शी के माध्यम से ही होता था। आरंभ में 5000 से अधिक के मनसब राजकुमारों के लिए होते थे। बाद में अकबर ने राजा मान सिंह व
मिर्ज़ा अजीज़ कोका को 7,000 का मनसब भी दिया था। ठीक है, आगे। अकबर के शासन के अंतिम दौर में 500 जात तथा उससे ऊपर की श्रेणी वाले अमीर वर्ग पर राजपूत एवं अन्य हिंदुओं के प्रभुत्व जमाया। सबसे छोटा मनसब 10 का व सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। अकबर ने जहांगीर को 12,000 का मनसब भी दिया। जहांगीर व शाहजहां के काल में शहजादों को 40,000 तक के मनसब दिए जाने लगे। संपूर्ण मुग़ल काल में सबसे बड़ा मनसब जो है शाहजहां ने दारा सिखों को 60,000 जात एवं 40,000 सवार का दिया है। मनसबदारों के 3 प्रकार थे। पहला मनसबदार 10 से 500 जात के बीच तक। दूसरा अमीर 500 जात से अधिक किंतु 2500 से कम तक। तीसरा अमीर उल उमरा 2500 से अधिक तक का था। मनसबदार को नगद व जागीर दोनों रूपों में वेतन मिलता था। जागीर से उसे केवल राजस्व प्राप्ति का अधिकार था, प्रशासनिक अधिकार नहीं था। अकबर ने शासन के 40वें वर्ष 1595 ईस्वी में जात व सवार नामक द्वैध मनसब प्रणाली शुरू की। जात मनसबदार में प्रारंभ से ही था, जिसमें इन तीनों प्रकार के मनसबदारों का जात एवं सवार के आधार पर 3 और श्रेणियों में विभाजन किया गया था। पहला, जिस मनसबदार के जात व सवार की संख्या समान होती थी वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था, जैसे 5,000 जात एवं 5,000 सवार। दूसरा, जिस मनसबदार के सवार पद की संख्या जात से कम किंतु आधे से अधिक होती हो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था, जैसे 5,000 जात और 3,000 सवार। तीसरा, जिसकी सवार पद की संख्या जात के आधे से भी कम हो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था, जैसे 5,000 जात एवं 2,000 सवार। मिर्ज़ा शाहरुख पहला मनसबदार था जिसे द्वैध मनसब मिला, 5,000 जात एवं 2,000 सवार। ठीक है, जात मनसबदार के पद को सूचित करता था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों की वास्तविक संख्या को सूचित करता था। मनसबदार का वेतन जात के अनुसार निश्चित किया जाता था। सवार वस्तुतः सैनिक पद को दर्शाता था। सवार पद से ही सैनिक व नागरिक यानी असैनिक या राजस्व मनसबदार के बीच अंतर स्पष्ट होता था। सवार के पद के आधार पर साम्राज्य की वास्तविक सैनिकों की संख्या को गिना जा सकता था। आगे, मनसबदार का पद बिना सवार के हो सकता था लेकिन बिना जात के नहीं। अकबर ने 1574 ईस्वी में घोड़े दागने की प्रथा व हुलिया यानी चेहरा नोट करने की प्रथा शुरू की। अकबर ने दाग प्रथा को नया रूप दिया। उसके समय घोड़ों पर 2 दाग लगने शुरू हो गए, एक शाही दाग और दूसरा मनसबदार का दाग। ठीक है, आगे दोस्तों जहांगीर के बारे में देख लेते हैं। जहांगीर ने मनसबदारी प्रणाली में दूह अस्पा व सिंह अस्पा प्रथा चलाई। याद रखिएगा, ये आता है दूह अस्पा और सिंह अस्पा क्या है, तो एक मनसबदारी प्रणाली थी जहांगीर के टाइम की, जिससे जात व सवार पद बढ़ाए बिना ही घुड़सवार सैनिकों की संख्या दुगनी या तिगुनी हो जाती थी, क्योंकि दूह अस्पा में मनसबदार को
सवार पद के दुगने घोड़े व सिंह स्पा में तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। जहांगीर ने सर्वप्रथम दुअस्पा महावत खां को दिया। मराठों को सर्वप्रथम जहांगीर ने अमीर या उमरा वर्ग यानी मनसबदारी में सम्मिलित किया। औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक दक्कनी अमीर थे। शाहजहां के काल में मनसबदार के सवार पद में निर्दिष्ट सैनिकों के अनुपात में सर्वाधिक सैनिकों की संख्या काफ़ी कम कर दी गई, लेकिन शाहजहां ने प्रत्येक मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार निश्चित घुड़सवार सैनिकों का रख रखाव अनिवार्य कर दिया। अब्दुल हमीद लाहौरी के अनुसार अगर मनसबदार अपनी जागीर के प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे सवार पद की निर्धारित संख्या के 1/3 घुड़सवार रखने होते थे। अगर अन्य प्रांत में नियुक्त होता था तो उसे 1/4 तथा बल्ख व बदख्शा में कुल संख्या के 5वें भाग के बराबर घुड़सवार सैनिक रखने होते थे। बल्ख एवं बदख्शा का नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत में लागू कर दिया गया। नोट: औरंगजेब के काल में लिखे खुलासत उस सियाक में इन नियमों की पुष्टि हुई है। अज्ञात लेखक द्वारा खुलासत उस सियाक की रचना औरंगजेब के शासन के 47वें वर्ष में हुई। सियाक का अर्थ है राजस्व एवं कर से संबंधित सरकारी नियम। मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 एवं 1/4 का नियम शाहजहां ने लागू किया था। शाहजहां के शासन के अंतिम वर्षों में हासिल या महसूल वास्तविक लगान वसूली तथा जमा निर्धारित लगान में अंतर बढ़ गई। हासिल जमा की तुलना में काफ़ी कम रहने लगा। इस अंतर को कम करने के लिए मासिक अनुपात के आधार पर जागीरों की व्यवस्था की गई। इसे माहाना या माहवारी यानी मंथ स्केल जागीर व्यवस्था कहते थे। जिस जागीर से राजस्व वसूली कुल जमा की 50% होती थी उसे शीश माहा जागीर तथा जिससे 1/4 होती थी उसे सी माही जागीर कहा जाता था। यह व्यवस्था माहाना से विकसित हुई। औरंगजेब ने सवार पद में मशरूत यानी सशर्त कंडीशनल रैंक का एक नया पद जोड़ दिया। नया पद परिस्थितियों के अनुसार तब दिया जाता था जब मनसबदार को फौजदार या किलेदार का कोई पद दिया जाता था। इसमें मनसबदार की सवार रैंक में वृद्धि कर दी जाती थी जिससे वह अधिक घुड़सवार रख सकता था। यह अस्थायी वृद्धि मशरूत कहलाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि होने से उन्हें देने के लिए जागीर नहीं बची। इसे बेजागीरी या जागीरदारी संकट कहा जाता है। आगे, जागीर संकट ने भी मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। मोरलैंड ने सर्वप्रथम जागीर संकट का प्रतिपादन किया है। अकबर के काल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 16%, शाहजहां के समय 24% व औरंगजेब के समय दोस्तों 33% हो गई। औरंगजेब के हिंदू मनसबदारों में आधे से अधिक मराठे थे। औरंगजेब के समय आमेर के जय सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह एवं मराठा साहू को 7,000 का मनसब दिया गया। मनसबदारी व्यवस्था
में खासा खुराके पिलान एवं इरामास का नियम या पद औरंगजेब से जोड़ा था। विविध तथ्य देख लेते हैं। हुमायूं ने अमीरों तथा राजकीय कर्मचारियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला, अहले दौलत। इसके अंतर्गत राज परिवार के सदस्यों तथा उच्च सैन्य अधिकारियों को रखा गया था। दूसरा, अहले सआदत। इसके अंतर्गत सद्र, काजी, उलेमा व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को रखा गया था। तीसरा, अहले मुराद। इस श्रेणी के अंतर्गत संगीतज्ञ, वादक, नर्तक, भाट आदि को रखा गया था। मुगल अमीर वर्ग में भारतीय मुसलमान शेखजादा के नाम से जाने जाते थे। भारतीय शेखजादों में सैयद बारहा एवं कम्बोह काफ़ी महत्वपूर्ण थे। गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर ने शराब पीने व बनाने पर रोक लगा दी। शाहजहां ने अपने शासन के 6ठे वर्ष शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने शराब बनाने व बेचने पर सख्त पाबंदी लगा दी। उसने तंबाकू, अफीम व अन्य नशीले पदार्थों पर भी रोक लगा दी। जहांगीर ने जुआ खेलने पर रोक लगा दी। अकबर ने 1580 ईस्वी में व्यक्तियों को दाढ़ी बनाने की आज्ञा दे दी। अकबर ने 1593 ईस्वी में एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार शराब केवल दवा के रूप में हकीम की अनुमति से इस्तेमाल की जा सकती थी। शाहजहां ने दारुल बक नामक मदरसे को पुनः प्रारंभ कराया। अकबर के हरम में 5000 स्त्रियां थीं। हिंदू राजा मान सिंह के हरम में 1500 स्त्रियां थीं। आगे, औरंगजेब एकमात्र मुगल बादशाह था जो अपनी एक पत्नी को ही समर्पित था। वाह, क्या बात है। यद्यपि औरंगजेब के कई पत्नियां थीं। मुगल काल में पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का विरोध, बहुविवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलित थीं। अकबर ने इन्हें रोकने का भी प्रयास किया था। इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारा यह पॉइंट ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग मुग़ल कालीन संस्कृति एवं कला पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगला है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा मुग़ल कालीन संस्कृति एवं कला। ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी गलती हुआ हो हमें क्षमा करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।